हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अगला तरीका, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके पूरे टेबल को। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें इस पूरे टेबल को समझना है। यदि आप इस पूरे टेबल को समझ लिए तो जितने भी आपके जो टेंस है, प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, ठीक है, ये तीनों टेंसों की जो भी पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जितने भी टेंस हैं इनको हम थोड़ा सा समझते हैं शॉर्ट में। आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है, डू या डज होती है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम डू डज को इज एम आर से लिखते हैं। डू डज को किससे लिखते हैं? इज एम आर से लिखते हैं। अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और बता देते हैं, टेबल में एक चीज और ऐड करते जाइए कि वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कोई भी फॉर्म रहेगा लेकिन यहाँ पे वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस वाले में, जो आप अनुवाद पढ़ते अब तक चले आ रहे हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर क्या होता है, इज एम आर होता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग, अर्थात इज एम आर प्लस बीइंग होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह। आप एक चीज नोट कर लो, किसी भी वाक्य का हम अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी जो मेन वर्ब होती है वो सदैव थर्ड फॉर्म में ही होती है। अब हर जगह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव या हैज होती है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो उसमें हैव बीन या फिर हैज बीन हो जाता है, अर्थात हैव हैज प्लस बीन हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज या वर, वाज या वर्ब में। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है, इसलिए एक हेडिंग कर दिया वॉइस की ताकि समझ सकें आप बेहतर। तो इसका क्या हो जाएगा, वाज बीइंग या फिर वर बीइंग हो जाएगा, अर्थात वाज या वर बीइंग हो जाएगा। इसका देखिए इसी तरह पास्ट है परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ठीक है, जहां जहां क्रॉस का चिन्ह लगा देख लीजिए। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल या विल होती है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल बी या विल बी हो जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल हैव या विल हैव होती है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट के, इसी तरह फ्यूचर का, यानी इस तरीके से देखा जाए 4 4 8 4 12, 12 में 4 का नहीं बनता, कितने का बनेगा, 8 का, ठीक है। ये अगर आप टेबल समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम्पल को समझने में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने में समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। आप यदि कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो आप अपने तरीके समझ लीजिए कि इसमें जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती कंटिन्यूअस वाली होती, कंटिन्यूअस वाली कंटिन्यूअस में होता है, उसमें बीइंग जुड़ जाता है, बस फर्क इतना होता है ना। परफेक्ट वाले में पैसिव वॉइस बनता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इस तरीके से भी यदि आप समझ लेंगे तब भी बेहतर होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को बदलने का
नियम अर्थात तरीका समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको शॉर्ट में एक तरीका बताते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, समझना ध्यान से, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। इसमें कुछ प्रोनाउंस को आपको समझना है। जैसे मान लीजिए यदि आई है एक्टिव वॉइस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अस। यदि यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू। समझना ध्यान से, ये किस रूप में? सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। ये और किस में हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, समझना ध्यान से। ये मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में और यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस में, समझना। ठीक है, एक्टिव वॉइस में यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा तो पैसिव वॉइस में वो किस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ही है तो ही का हो जाएगा हिम। यहाँ पे यदि सी है तो यहाँ पे हो जाएगा हर। यहाँ पे इट है तो इट ही होता है, इट का इट हो जाता है ना। चलिए छोड़िए इसको। यहाँ पर जैसे दे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा देम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देम। इट का तो इट ही होता है, इट वैसे भी नहीं आता, अगर आ भी जाए तो इट का इट ही होगा। ठीक, फिर भी आपको बता देते हैं इट का इट ही होता। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाले शब्द एक्टिव वॉइस में आते हैं यदि तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है कि सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट जगह पे। सब्जेक्ट आता है किसकी जगह पे? ऑब्जेक्ट की जगह पे, अर्थात ऑब्जेक्टिव रूप में हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्टिव रूप में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना है। यदि मान लो इसी का उल्टा समझ लीजिए, ये यदि एक्टिव वॉइस में है, मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस में ये किसकी जगह पे है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। थोड़ा सा और ऐसे दूर ये देखिए, ठीक है। यदि मान लीजिए ये किस रूप में? ये किस रूप में है? सब्जेक्टिव केस में। ये किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। यदि मान लीजिए इसकी जगह पे, समझना ध्यान से, पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होंगे। कौन से? ऑब्जेक्टिव केस होंगे। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय किस रूप में जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ठीक इसका उल्टा समझिएगा। मी है तो आई, आस है तो वी, यू है तो यू, हिम है तो ही, हर है तो सी, देम है तो दे, और इट तो इट है वैसे, जैसे यू, ठीक है, इट है तो इट। ठीक, चलिए अब अपनी भाषा में समझिए, ठीक है, सिर्फ अपनी भाषा में क्या समझना है कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, और यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रोनाउन दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो सब्जेक्टिव केस के रूप में हो जाएगा। तो इस थोड़े से शॉर्ट तरीके को समझना कैसे, अभी एग्जाम्पल में इसका इस्तेमाल होगा, प्रयोग समझना। जैसे यहाँ पे दिया, देखिए अब तरीका क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर आएगा। समझना थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाते हैं? अपने जगह बदल लेते हैं। यानी सब्जेक्ट किसकी जगह चला जाएगा? ऑब्जेक्ट जगह पे। ऑब्जेक्ट किसकी जगह चला आएगा? सब्जेक्ट जगह पे। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे आ लेटर किसकी जगह पे लिखा गया? सब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया। किसकी जगह पे लिखा गया? सब्जेक्ट जगह पे लिखा गया।
और इसको हम लाएंगे ऑब्जेक्ट जगह पे, लेकिन तब तक ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये हटा दिया गया, जा रहा है, लेकिन जब तक जा रहा है ये मान लीजिए अपनी भाषा में, तब तक हम क्या करेंगे, इसको समझिए, ही राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। अभी आपको टेबल में बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है, जबकि अफर्मेटिव में नहीं दर्शाया जाता। बार बार यही बताया गया है आपको पिछले भी टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको इज एम आर पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस वाला सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, तो इसलिए अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट के भाव में रहेगा, है तो ऑब्जेक्ट ही लेकिन सब्जेक्ट के भाव में रहेगा, अर्थात इसी के अनुसार ही जमा लगाना। और वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। आपको बताना किसी भी वाक्य का यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, यहाँ पर वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कुछ भी होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हमें थर्ड फॉर्म में ही रखना है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाला वो ऑब्जेक्ट की जगह पाएगा, लेकिन इसका रूल यह है कि बाई लगा के लिखा जाता है। क्या लगा के, बाई लगा के, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जाएगा, और टेंस के अनुसार जो आपको अभी टेबल समझाया गया है आप उसको रट लीजिएगा। आप उसको रट लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कैसे बताया गया, इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखिए ये बाई के बाद लिखा जाएगा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पे आएगा किसके बाद लिखा जाएगा, बाई के बाद। जब ये यहाँ लिखा जाएगा तो अब गौर से देखिए, ये सब्जेक्टिव केस में है। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। ये लिखा कहाँ जा रहा है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी, इसलिए थोड़ा सा तीर के सहारे से चिन्हित कर दिया गया, ये सब्जेक्ट की है ना, समझना ध्यान से। तो यहां देखिए ही कहाँ जा रहा है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। इस बात को ध्यान रखना। चलिए दूसरा एग्जांपल समझिएगा, ये भी पैसिव वॉइस में है, इसका सॉरी एक्टिव वॉइस में है, इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस तरीका वही है, क्या कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा से इसको दिया क्यों गया, कुछ तो रीजन है तभी तो दिया गया, नहीं तो एक से ही समझ सकते थे। अब यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट है, गौर से देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है ना। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हैं, जितने भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके बाद जो भी सजीव निर्जीव होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट होगा और ये इनडायरेक्ट होगा। चलिए तो यहाँ पे तरीका क्या है, यदि हम इसको लाएंगे तब कैसे बनेंगे, इसको लाएंगे तब कैसे, तो आप दोनों को लाकर बना सकते हैं बारी बारी से। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हम ये मी को ला रहे हैं, ठीक है। किसको ला रहे हैं, मी को ला रहे हैं। तो मी आएगा, ध्यान से देखना, एक्टिव वॉइस में मी है। एक्टिव वॉइस में क्या है, मी। कहाँ है मी, ये देखिए, है ना। तो एक्टिव वॉइस में मी है तो पैसिव वॉइस में किस रूप में हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। बस इतना याद रखना, बाकी पूरा खौरे भी याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, अगर वो सब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्टिव केस में। बस सीधी सी बात है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ठीक। तो यहाँ पे मी का क्या हो गया, आई। टेंस को समझो, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, वाज वर। क्या लगाएंगे, वाज या वर। और वर्ब का क्या हो जाएगा, बार बार बताया गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। हमने इसे यहाँ लाया, इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया टेबल के अनुसार समझते हुए, और यहाँ पर देखिए टेंस को देखते हुए, और इसका थर्ड फॉर्म कर दिया गया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो यह जब यहाँ चला तो बचा क्या, यही तो बचा। अब ध्यान से समझना,
जैसे मान लीजिए 2-3 लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं, बीच के निकल आए तो के बाद कौन बची? यही तो बचेगा। जैसे बेंच पे बैठे हो 3 लोग, बीच से कोई निकल आया तो कई लोग बचे? यही तो बचेगा, है ना। मान लो 2 लोग हैं और ये उठ के यहाँ चला आया तो कौन बचे? यही तो बचेगा। तो के बात बची? जे बगल में, समझना, इस बात को जरूर याद रखना, ठीक है। यदि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट मिले तो एक को लाएंगे और एक क्या रहेगा? वर्ब के बाद लिखा रहेगा जैसे लिखा है। अब इसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, बाई लगा के लिखेंगे। क्या लगा के? बाई। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव। बस हमने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस में, बस, है ना। कोई नाउन है तो नाउन को थोड़ी बदल देंगे, ग्राम है तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा, वो वैसे रहेगा, सिर्फ आपको प्रोनाउंस समझना है बस, ठीक है, बाकी सब वैसे। तो ये बात क्लियर। दूसरा तरीका इसका क्या है कि यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को लाते हैं, आ बुक, तो आ बुक के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा? वाज, है ना। यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को लाएंगे, अर्थात अपनी भाषा में समझो कि यदि वर्ब के बाद प्रोनाउन वाले शब्दों के ऑब्जेक्टिव केस बच जाते हैं, वो चाहे मी हो, चाहे अस हो, चाहे यू हो, चाहे ही, चाहे हर, चाहे देम, तब याद रखना टू लगा के लिखा जाता है। क्या लगा के? टू लगा के लिखा जाता है। और तब इसके बाद बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। समझ में आई बातें? अब अपने तरीके से समझना है, बस दुनियादारी छोड़ करके सिर्फ आप अपनी भाषा में समझो कि यदि कोई 2 ऑब्जेक्ट मिल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, आप नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या करें, तो आपको बता दें कि यदि आप इसे ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो उसी के बगल में जैसे वैसे रहेगा, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले शब्द को ले आते हो तो इनडायरेक्ट वाले को, अर्थात अपनी भाषा में समझो, नहीं समझ पाते डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में समझो कि प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो वर्ब के बाद टू लगा के लिखा जाएगा। कब? किस सिचुएशन में? जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे तब, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है ना, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, फिर देखिए वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, माई पेन, माई पेन। अब आप 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता तो फिर एकदम बेकार है ना। फिर तो धिक्कार है पढ़ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो आप लोग, अगर इतना भी नहीं पता कर पा रहे हो, है ना। फिर भी अगर किसी को नहीं भी पता तो आप ऐसे बिल्कुल जैसे कोई अंधा आदमी हो, ई का है सब्जेक्ट, ई हेल्पिंग वर्ब, ई का है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ई का है ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी नीक आदमी अगर अखिया बंद कर ले और रोड पर चले तो चल पाएगा, खंथिये में जाके सीधा घास जाएगा ना। चलिए, तो इस बात को याद रखना, इतना तो पता होना चाहिए। तो माई पेन, टेंस समझो, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अभी आपको टेबल में क्या बताया गया? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैव बीन या हैज बीन। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हैज बीन, ठीक है, हैज बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ अगर बनाया मिल जाए तो क्या दिक्कत है? स्टोलन, है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ चला है, यहाँ पे सब्जेक्ट चला है। अब यहाँ बाई लगा के हम क्या लिखना चाहते हैं? सब्जेक्ट वाले को लिखना चाहते। तो आपको एक चीज बता दें कि जैसे समवन है ना, एवरीबॉडी है, एवरीवन है ना, या फिर मान लो निगेटिव में है नो वन है, पीपल है, ये सारे शब्द को अगर ना लिखो तब भी पैसिव वॉइस का पूर्ण अर्थ होता है, अर्थात तब भी पैसिव वॉइस पूर्ण अर्थ में होता है। बाई लगा के ना लिखे तब भी 3 शब्दों को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इनके लिखे बिना ही पैसिव वॉइस का पूरा अर्थ निकलता है कि मेरी पेन चुरा ली गई है। तो किसी ने मेरी पेन चुरा ली, तो चुरा ली गई है, तो किसी ने किसी के द्वारा तो चुरा ही ली गई। तो इसको आप ना भी लिखे तब भी सही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया? व्हेन डज ही हेल्प मी। अच्छा, किसी को लग रहा हो कि ये तो सब अफर्मेटिव वाले हैं, है ना, इंट्रोगेटिव वाला कसरत बनी, निगेटिव वाला, कुछ नहीं करना, जो जैसे है। एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में है तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, माने एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस निगेटिव। अगर एक्टिव वॉइस है
इंट्रोगेटिव तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव हो, चाहे यस नो टाइप हो चाहे WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, गलत फहमी में मत रहना, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया। तो व्हेन डज ही, अब यहाँ पे ये मत सोचना जो क्वेश्चन वर्ड जहां रहेगा वो पैसिव वॉइस में वही लिखा जाएगा, ठीक है, चाहे व्हेन हो, वेयर हो, व्हाट हो, व्हाई हो, हाउ हो, कुछ भी हो, ठीक है, हु को छोड़कर, बस इस बात को ध्यान रखना। तो व्हेन है जहां जैसे है क्वेश्चन वर्ड वहीं लिखेंगे। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज आपको बताए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, तो डू डज है तो क्या करेंगे, वाज वर्ब, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट। टेबल बार बार करें, टेबल को एकदम बेहतर पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर टेबल नहीं पढ़ा तो फिर बेकार है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपको पैसिव वॉइस का टेबल अभी जस्ट बताया गया उसको जरूर एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, एक बार नहीं, उसको कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक ना रट जाए तब तक आप एक बार प्ले करिए, इसके बाद ना फिर प्ले करिए, फिर तो सुनने से बहुत ज्यादा आपको रट जाएगा, ठीक है। या फिर कॉपी कलम पेन उठाओ उसको लिख लो, बाद में भी ऐसे रट सकते हो। तो डू डज आता था तो इज एम आर का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में, किसमें, इज एम आर। तो लेकिन इसके अनुसार थोड़ी इज एम आर लगाएंगे, यहाँ इन दोनों को यानी क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके जब WH टाइप क्वेश्चन का, यदि WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा या फिर यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को, और WH टाइप का होगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर थोड़ा देखिए, ही हेल्प मी, ही हेल्प मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, ही क्या सब्जेक्ट है, ये इसकी जगह पे आएगा, किसकी जगह पे, ही की जगह पे। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये यहाँ पर आया तो ये अपने सब्जेक्ट रूप में हो जाएगा, और सब्जेक्ट वाला अगर ऑब्जेक्ट जगह पर जाएगा तो अपने ऑब्जेक्ट रूप में हो जाएगा, यानी जब अपने स्थान बदलेंगे तो उनके केसेस भी बदल जाएंगे, ठीक है, फॉर्म भी बदल जाए। तो मी यहाँ आया सब्जेक्ट जगह पे तो ये हो गया आई, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, आई एम, इसके अनुसार लग रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड है। अब बाई लगा के हम लिखेंगे, यानी ये देखिए अब ही जा रहा है मी की जगह पे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये ऑब्जेक्ट जगह पे जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के रूप में लिख दीजिए। कब, जब सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सॉरी, जब ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जाता है, ठीक है, समझना ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट वाला शब्द सब्जेक्ट जगह पे आए और सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट जगह पे जाए तो बस याद रखना कि वो अपने केसेस को बदल लेगा, जिसकी जगह पे जाएगा वो उसी रूप में हो जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ दिया ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब ये इंट्रोगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव, अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव, अगर वो अफर्मेटिव तो ये भी अफर्मेटिव, वो यस नो टाइप तो ये भी यस नो टाइप, वो WH टाइप तो ये भी WH टाइप, ठीक। चलिए इसमें समझते हैं, इसका देखिए एक्टिव वॉइस जो दिया है वो क्वेश्चन दिया है, हु हैज रिटन दिस बुक, है ना। अब यहाँ देखिए इस किताब को किसने लिखा, अब हिंदी आती हो चाहे नहीं आती हो, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दिस बुक ऑब्जेक्ट है, देखिए वर्ब की बात कर रहा है, ये कहा है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे लाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से समझना, वीडियो बिल्कुल भी नहीं दौड़ाना, अन्यथा नहीं पाओगे। सब क्वेश्चन कर लोगे, अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप का हो चाहे WH टाइप का सब कर लोगे, लेकिन WH टाइप का हुआ आया तो फिर गच्चा खा जाओगे अगर नहीं समझा, इसलिए एकदम बिल्कुल बेहतर और डिटेल समझना। तो कल्पना करिए कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट वाला वर्ड गया, लेकिन जब जाएगा तो, लेकिन कब, जब ये हटेगा तब तो जाएगा। अब चलिए इसे कहते हैं आप भैया जाइए, तो कह रहा नहीं हम क्वेश्चन वर्ड है तो आपको बता दें, एक चीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप कहो क्या है, सब्जेक्ट के भी अर्थ में है और क्वेश्चन वर्ड के भी अर्थ में है, सब्जेक्ट के भी अर्थ में और क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में। तो गौर से समझना, क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में है इसलिए अपने क्वेश्चन वर्ड वाले ही जगह पे रहेगा। बड़ी विडंबना की बात है, क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में है तो ये क्वेश्चन वर्ड की ही जगह पे रहेगा, और सब्जेक्ट के अर्थ में है तो सब्जेक्ट के अर्थ में है। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो ये इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना चाहिए, किसकी जगह पे जाना चाहिए,
ऑब्जेक्ट की जगह जाना चाहिए। तो इससे बोला जा रहा है भाई आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अर्थ में जाइए ऑब्जेक्ट की जगह पे, भाई यहाँ से उठकर हटिए तभी तो आकर यहाँ बैठेगा, मतलब लिखा जाएगा, जब तक हटेगा ना। भाई यहाँ पे यही तो होता था, क्या होता था जब ये कब आता था, जब ये हटता था तभी तो ये आता था, देख रहे हो ना। जैसे आप देखिए ये कब आया, जब ये हटा तभी तो आया, जब तक हटेगा नहीं तब तक कहाँ से आएगा। मान लीजिए कोई बैठा है अगली चेयर और यहाँ से कोई उठकर मान लीजिए जा रहा है दूसरी चेयर से, जब वो हटेगा तभी तो पहले बैठेगा। तो यहाँ भी हटने के लिए नहीं कह रहा, क्यों कह रहा कि हम सब्जेक्ट के अर्थ में हैं, हमारा तो भाई रोल यही कि हम ऑब्जेक्ट जगह जाए, लेकिन हम क्वेश्चन वर्ड के भी अर्थ में तो हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के नियमानुसार हमको तो अपने जगह पर रहना है। तो ये मान्यता कैसे है, समझना ध्यान से, अपनी भाषा में समझिएगा, अपनी भाषा में अगर समझोगे तो सबसे बेस्ट तरीके से समझोगे, है ना, और नहीं तो नियमानुसार फिर कुछ भी नहीं पाओगे। तो यहां देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, यहां पर क्वेश्चन वर्ड होने के नाते लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, देखिए इसीलिए मैंने इसको दिया, इसके बाद इसको दिया, यही समझाने के, इसी को समझाने के लिए इसको मैंने दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने की वजह से क्वेश्चन वर्ड की ही जगह पे लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते, समझना ध्यान से, हो का जब कभी ऑब्जेक्टिव बनता है तो ये होम होता है, याद रखना, हो का क्या होता है, होम होता है। तो आपको पता है कि जब इसको हम लिखते थे तो बाई लगा के सब्जेक्ट, बाई लगा के सब्जेक्ट, बाई लगा के सब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाए, तो यह सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते बाई होम हो गया, जबकि इसको यहाँ लिखा जाना चाहिए था बाई होम में, हमने बताया क्योंकि हो का जब हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो होम हो जाता है, लेकिन याद रहे बाई लगा के लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाला बाई ऑब्जेक्टिव केस, है ना। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए आप बाई ऑब्जेक्टिव केस, बाई ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते ये आपका हो बाई होम में बदल गया, और क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के नाते क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा गया, किसकी जगह पे, क्वेश्चन। जब ये बदला जाएगा तब ये क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा, तब सब्जेक्ट के रूप नहीं माना जाएगा। अर्थात इसी स्ट्रक्चर से को ध्यान देना, इसी स्ट्रक्चर से यानी इसी संरचना सूत्र से हमें इसे करना। क्वेश्चन वर्ड हो गया तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो लगा किसके अनुसार लगा है, ये देखो जो ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट यहाँ, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, अब इसको जगह यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि अभी क्वेश्चन वर्ड बन गया, और जब क्वेश्चन वर्ड बन गया तो ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका मैं आपको संरचना सूत्र लिख के बता देता हूँ बेहतर सबसे, ठीक है, इसी टेंस का तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, बाकी आप उसी के आधार पर हर टेंस को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी टेंस का यहाँ पे आया हो, ठीक है, यहाँ पर आया हैज, यहाँ पर आया वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा बाई होम, और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी तो हैव बीन, भाई यही तो है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन और हैज बीन, है ना, हैज बीन। इसके बाद वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ना, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाद, तब इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना चाहते थे लेकिन ऑलरेडी यहाँ बना है, तो अगर यहाँ पे कोई अदर वर्ड बच जाता है तो लिख लेंगे, ठीक है, नहीं बचता तो कोई बात नहीं। चलिए अब ध्यान देना, अभी ये सूत्र याद रखना, ठीक है, मैंने इसी टेंस के आधार पर यह सूत्र बनाया, लेकिन याद रहे हर टेंस का कोई भी सेंटेंस WH टाइप का हु से स्टार्ट होने वाला होगा तो वो बनेगा पैसिव वॉइस उसी तरह जो टेबल में हमने देखा है कि हैज का और हैव का क्या हो जाता है, हैव बीन और हैज बीन हो जाता है। चलिए यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे, देखो ऑब्जेक्ट को लाएंगे वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिस बुक के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन, फिर हो जाएगा दिस बुक, दिस बुक, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, रिटेन के बाद अब देखिए कोई शब्द अगर अदर वर्ड के रूप में बचता
या फिर मान लो दो ऑब्जेक्ट आ जाता, जैसे यहाँ पे देखिए मी आप बुक है ना, दो ऑब्जेक्ट आ जाता तो एक को यहाँ पे लिख देते, तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो इस बात को क्लियर किया आपने। कैसे करेंगे? हु, यदि हु से स्टार्ट होने वाला प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट के अनुसार बाय हुम में बदल देंगे और क्वेश्चन वर्ड का अर्थ देने के नाते उसको क्वेश्चन वर्ड की ही जगह पर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, ये बात है क्लियर। चलिए, अगर कभी आपको ऐसे मिल जाए, थोड़ा समझिएगा, कभी अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे हमें अगले क्वेश्चन से समझना कि एक्टिव वॉइस में यदि छोटा सा क्वेश्चन, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, ध्यान से समझना, इसका पैसिव वॉइस बनाए, सब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है परंतु ऑब्जेक्ट, उसने कहा तो पास्ट इंडेफिनिट को होता है उसने कहा। तो यहां पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको हम तरीके बताते हैं, ध्यान से समझना इसको, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कभी भी किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव वॉइस बनाते, यानी जब कभी भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को इट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इट। इट। अब टेंस के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज या वर, फिर वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद क्या होगा? बाय ही का हिम। बनाने का तरीका वही है। क्या? जैसे आपने यहाँ पे देखा कि भाई पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, उसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वाज वर्ब होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, किसी का भी अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको अपने एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। ध्यान से समझना, अब किसी को यदि ये लग रहा कि ये सब्जेक्ट है, ये मुख्य क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है क्या शायद, तो ये आप गलत फहमी में हैं। बस यही समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखना इसमें ऑब्जेक्ट है, पहले चेक करो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? टू लीव है, इन्फिनिटिव है, यानी हमें जल्दी छोड़ने, यानी हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का निश्चय किया, निर्णय लिया, तो जल्दी छोड़े। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैसे चेक करते? क्या, किसको, किसको छोड़ने का निश्चय? नहीं दिया। क्या छोड़ने का निश्चय किया? नहीं दिया। क्या या किसको लगा के पूछोगे ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे गौर से, उसने क्या लिखा? पत्र। उसने क्या दिया? किताब। किसको? मुझे। ध्यान से, मैं इसलिए देखिए रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से देखना, हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। यहाँ देखिए क्या क्या लिखता है? क्या? लेटर। क्या दिया? किताब। किसको दिया? मुझे। मतलब किसको या क्या लगा पूछो, ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में किसी ने मेरी पेन, क्या चुरा लिया? मेरी पेन। किसको? नहीं दिया, लेकिन क्या, तो मैंने कहा किसको या क्या लगा के पूछोगे तो वहां का ऑब्जेक्ट निकलेगा। किसको या क्या लगा के, क्वेश्चन में किसको या क्या लगा के पूछिए। यहां देखिए When does he help me? वह मेरी सहायता कब करता है? किसकी सहायता? मेरी। किसकी? मेरी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर Who has written this book? इस किताब को किसने लिखा? किस किताब को, यानी किसको? क्या? यह देखो, तो आप यहाँ देखिए, उसने कहा, क्या कहा? नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, फिर भी पैसिव वॉइस बना। यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ तो नहीं दिया, तो ये तो बात समझ लिए कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं तब तो इट से बना लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या मान लेंगे? इट मान लेंगे, है ना, काल्पनिक रूप से। लेकिन अगर यह इस तरीके से शब्दों का समूह और दिया हो कोई फ्रेज, तो आप क्या करेंगे? क्या इसी को उठा लाएंगे? क्या इसको उठा लाएंगे? तो याद रखना, टूटी फूटी हिंदी के सहारे से इससे पूछो कि भी हमने, अर्थात हम लोगों ने, डिसाइडेड, निर्णय लिया
टू लीव छोड़ने का, अर्ली माने जल्दी। तो हमने क्या निर्णय लिया, अगर किसी को लग रहा है कि जल्दी छोड़ने का, तो हमने कहा क्या लगा के पूछ रहे, तो इसको नहीं बता रहा, तो वो तो इंफिनिटिव है कि ये करने को, क्रिया को दर्शा, ये करने का निर्णय लिया, ये करने का, छोड़ने। ठीक है, तो याद रखना, आपको लग रहा है कि जीरेंड और इंफिनिटिव यहाँ पर नाउन के रूप में होते हैं, तो मैं मानता होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना। हमने क्या निर्णय लिया, तो वो आपको लग रहा है कि इसको छोड़, तो क्या निर्णय लिया का मतलब हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का क्या निर्णय लिया, या फिर हम लोगों ने जल्दी छोड़ने का किसको निर्णय लिया। देखो वो चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको नहीं यकीन है, किताब उठाओ तुरंत, देर बिल्कुल ना लगा। अगर लगता है कि सर का कहना गलत है, तो आप तुरंत किताब उठाइए और इस टॉपिक पे पहुंचे, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, और उसमें देखिएगा एक्सरसाइज में दिया होगा इस तरीके का क्वेश्चन, और उसमें हिंट्स भी दिया होगा। इस चीज को क्लियर करें, अगर नहीं दिया है तो जितनी गालियां देना है कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे अभी बताइए, इट है। क्या मानेंगे, इट है। टेंस के अनुसार देखिए यहाँ पे वाज वर्ब निकल रहा है, इसलिए वाज हो जाएगा, और वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, डिसाइडेड। ठीक है, इसके बाद जो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जो भी अदर वर्ड के रूप में लिखा है उसको हम हूबहू छाप लेंगे, टू लिव अर्ली। किसके बाद, इसके बाई अस, क्या करें, बाई अस। अब आपको लग रहा है बाई अस हम यहाँ लिख दें, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है लिख सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, वाज डिसाइडेड बाई अस टू लीव, है ना, टू लीव अर्ली, टू लीव अर्ली। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नियमानुसार भाई सब्जेक्ट लास्ट में ही जाएगा, कोई बात नहीं। अदरवर्ड जो भी हमने जैसे इसमें बताया था, किसमें, ये कि अगर इसको उठा लाते तो उसके बगल में वैसे लिखा रहेगा, तो उस हिसाब से ठीक है, परफेक्ट है। पर अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है कि आप इसको करिए। ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी अदर वर्ड बचता है तो वर्ब के बाद लिखा जैसे वैसे लिखा रहने दीजिए, बाकी बाई लगा के सब्जेक्ट वाले को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो क्वेश्चन दिया है, ड्रिंक मिल्क एवरीडे, सबसे पहले आपको सेंटेंस समझना है, ड्रिंक मिल्क एवरीडे, है ना, डोंट पे हिम मनी। आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। ये किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। अब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, तो चलिए हम आपको थोड़ा से इसका तरीका बताते हैं, ध्यान से समझना। किसी भी एक्टिव वॉइस का मैं यहां पे बता देता हूं, ये अफर्मेटिव वाले, जो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा उसका तरीका। ठीक है, तो यदि एक्टिव वॉइस में आपने देखा होगा संरचना क्या रहती है, इसकी संरचना यह रहती है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या प्लीज काइंडली कुछ भी लगाओ एक अलग बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, ऑब्जेक्ट है, या फिर अदर वर्ड के रूप में भी कुछ हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कुछ भी हो सकता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी। इसके जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सूत्र यदि समझ गए, इंपरेटिव सेंटेंस का यदि सूत्र समझ गए, तो हमें पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। एकदम बिल्कुल आपको हम डिटेल पढ़ाना चाहते हैं, एकदम बेहतर आपको पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसका सिंपल सा तरीका है, वाक्य का भावानुसार यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर एडवाइज्ड, या फिर यू आर ऑर्डर्ड। वाक्य का भाव आपने नरेशन में भी ऐसे समझा होगा कि वाक्य का भाव जब होता था, है ना, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड होता, लेकिन पैसिव वॉइस में समझना है कि यदि, तो यहां पे आपको करना क्या है,
इसके बाद कुछ नहीं करना है। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइस्ड लगा के इसके बाद जो वाक्य हो बहु जैसे दिया है उसको हम उसी तरह लिख लेते हैं। एकदम सिंपल तरीका है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको और तरीके से समझना है तो आपको बता दें, अथवा इसका दूसरा तरीका क्या है, लेट से भी बना सकते हो पैसिव वॉइस। लेट वाक्य का ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद जो भी अदर वर्ड के रूप में इसके बाद बचेगा लिख लेना, ठीक है। अथवा एक तरीका और है लेट से कि लेट ऑब्जेक्ट शुड बी से भी बना सकते हैं, शुड बी से भी बना सकते हैं। तो आपको यदि लगता है तो इस तरीके से भी बना सकते हो, नहीं तो ये तो सबसे सिंपल तरीका है। अगर कोई जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, डू नॉट पे हिम मनी, यदि ये निगेटिव के अर्थ में है, किसके अर्थ में हो, निगेटिव के अर्थ में हो, तब कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो आपको बता दें, निगेटिव का एक्टिव वॉइस वाला जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डू नॉट अर्थात डोंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बाकी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद अदर वर्ड के रूप में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या अन्य शब्द भी हो सकता है, ठीक है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे दिया है उसी तरह यहाँ भी वही चीज होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर वाक्य भावानुसार यू आर एडवाइस्ड, या फिर वाक्य के भावानुसार यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, डू नॉट से डू हटा के नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि हम अब इसके बाद क्या करेंगे, टू लगा के लिखेंगे। क्या लगा के, टू। तो यहाँ पे टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो जैसे दिया होगा वैसे अदर वर्ड। सॉरी, एक चीज यहाँ पे गलती हो गई है, आपको बताना चाहते थे जल्दी जल्दी में। यहाँ पे ये गलती हो गई कि यहाँ पे टू लगा कर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, टू लगा के लिखा जाए। और निगेटिव वाले में डू नॉट से डू हटा के नॉट के बाद लगाएंगे टू, ठीक है। चलिए, इसमें भी उसी तरीके से है। अगर आपको कभी ऐसे करना हो, ठीक है, अथवा करके बता दे, लेट से लेट ऑब्जेक्ट डू नॉट से डू हटाएंगे नॉट और यहाँ पे बी लगाएंगे, ठीक है, यानी नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर यहाँ पे अदर वर्ड जो भी दिया होगा। अथवा यहाँ पर लेट शुड बी से भी बना सकते हैं, लेकिन याद रहे जब हम लगाएंगे शुड बी तो शुड बी के बीच में नॉट हो जाएगा, यानी नॉट बी, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे अदर वर्ड के रूप में जो भी दिया, ठीक है। तो ये हमने आपको दो सूत्र, एक अफर्मेटिव के रूप में इंपरेटिव होगा और एक निगेटिव के रूप में होगा, तब कैसे होगा, ठीक है। और इनके जितने भी तरीके उनका सबका हमने स्ट्रक्चर्स लिख दिया, ठीक। अब चलिए समझते हैं इसका बनाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसमें का ये है ना, लेकिन आप लेट से भी बना सकते हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, भाव से, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, प्रत्येक दिन दूध पीजिए। लगता है कोई सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, और इसके बाद हमने क्या कहा, टू लगा के, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी, ये बना दिया गया, ठीक। टू लगा के पूरा वाक्य छाप लेना है, कुछ करना नहीं है। टू लगा के पूरा वर्ब को क्या करना है, सॉरी, पूरे वाक्य को छाप लेना है, अर्थात लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको लेट से बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे लेट से, तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे है ना लेट से, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करके हम लेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं बनाने का तरीका कैसे है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब लेट से बनाएंगे तो इसका बड़ा झंझट होता है ना, ये सबसे देखो एकदम आसान, लेकिन फिर भी बताते हैं झंझट क्या, जानकारी होनी चाहिए, है ना, ज्यादा पढ़ लेंगे कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लेट लिखेंगे पहले,
लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद के सूत्र से देखिए भी आप लोग, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या करेंगे, बी लिखेंगे, बी के बाद फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है ना। इसके बाद जो अदर वर्ड के रूप में शब्द बचते हैं उसको यही पढ़ा रहने दो, किसके बाद, वर्ब के बाद, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद। कोई दिक्कत, मिला लीजिए आप गौर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मिलाओ ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट देख लीजिए, फिर इसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट बाद बचा है उसको उसी तरह लिख लिया। कोई क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, अथवा आप शुड बी से भी बना सकते, तरीका वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या, यहाँ पर जहां बी है वहां पे शुड हो जाएगा, ठीक है, अर्थात शुड बी, बाकी सब छापम छाप है, कुछ रखा है का, है ना। जिसको नहीं पढ़ना वो क्या करेगा, छापम छाप मचाएंगे, पढ़कर कुछ नहीं आएंगे, तो उनका वही काम ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर चाहो कि आज से हम सुधर जाएंगे तो सुधर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, डू नॉट पे हिम मनी, है ना। तो इसका क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका है, कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में है ना, एकदम आसान है, ये आपके सामने सूत्र लिखा है, वही तरीका है। आप क्या करेंगे, भाव समझिए, डू नॉट पे, और ये कब लगाएंगे, जब आपको कोई भाव ना समझ में आए, जब कोई भाव ना समझ में आए कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, तब आप लेट का प्रयोग से बना दो, कोई भाव नहीं। लेकिन बस इसमें यही गलती नहीं करना कि कैसे लाना कैसे नहीं लाना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये भाव समझिए, डोंट पे हिम मनी, उसे मनी माने पैसे मत दीजिए या मत दो, जिसे लग रहा कोई मना कर रहा है, मत दो, है ना, उसको पैसे मत दो, मना कर रहा है, आदेश दे रहा है, उसको पैसे मत दो, है ना, कि सलाह दे रहा, यही दो चीज बहुत कंफ्यूज है ना। उसे पैसे मत दीजिए, सलाह दे रहा है, लग रहा है जैसे किसी कर्जा दे रहे तो उसे पैसे मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सलाह है और ऑर्डर में कभी कंफ्यूजन हो तो आप चाहे एडवाइस लगा दो चाहे ऑर्डर लगा, लेकिन रिक्वेस्ट की जगह ये दोनों शब्द नहीं जाने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आदेश दे रहा है, उसे पैसे मत दीजिए, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, है ना, आदेश दिया, तो तुम्हें आदेश दिया जा रहा, तुम्हें सलाह दिया जा रहा, तो यू आर एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट का डू हटाओ, नॉट लिखो, ओके। बाद फिर का कुछ रखा है का, इसमें कुछ और रखा नहीं है, क्यों, और का फर्स्ट फॉर्म जहां मिले वहां से टू लगा पूरा छाप लीजिए, कुछ रखा है क्या, पे हिम मनी। लेट से बनाना चाहो तो ये देखिए आप देख रहे हैं, इसी तरह इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, या आप बना करके अपने से भी कर सकते हैं। कर लोगे, कैसे नहीं कर पाओगे, चलो अच्छा बता देते हैं। लेट वाक का ऑब्जेक्ट लाओ, हिम को लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे नहीं जा रहा है, ठीक है। लेट के बाद भी जो सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, वो जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट हिम, क्या हो जाएगा, लेट के बाद देखिए क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम के बाद फिर क्या होगा, बी, तो बी लिखेंगे, लेकिन याद रहे यहाँ पे क्या है, नॉट बी, तो इसका मतलब डू नॉट से डू हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट बी। तो इस सूत्र देख के तो लगा भी सकते थे, लगा सकते कि नहीं, पे का क्या हो जाएगा, पेड, बाकी जो शब्द बचा है अदर वर्ड के रूप में उसको उसी तरह लिख लो, तो लगा सकते हो, तो इसको तो अपने से लगा सकते हो, आपके सामने इस सूत्र लिखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ये एक्टिव वॉइस में है। आई कैन बाई आ कार, मैं आपको बता एक एग्जाम्पल से पूरा जितना भी यूजेस है, यानी जो भी मॉडल एक्सैलरी पूरा, जैसे कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, है ना, माइट का प्रयोग, शुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, कोई भी प्रयोग हो, विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, यानी कोई भी हैज का प्रयोग, कोई भी यूजेस से संबंधित अगर वाक्य आता है, कौन से, यदि कोई भी प्रयोग हो, लेकिन उसमें याद रखना कि यहाँ पर मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य, मुख्य क्रिया नहीं है। अपनी भाषा में अगर आपको ट्रांसिटिव वर्ब या इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूं, है ना,
अकर्मक या सकर्मक क्रिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा तो अपनी भाषा में समझो। कोई भी प्रयोग होगा उसमें याद रखना, जैसे हमने बता दिए, चलो है भाई बता दिए, मेरे पास नहीं, याद रखना वो बोल दिया गया है, बोल दिया हूं, है ना, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको मैं बता दूं अपनी भाषा में क्या करना है, आपको अपनी भाषा में समझना है कि कोई भी यूज जैसे कैन हो, कुड हो, में हो, माइट, कुछ भी हमने झटके में ऐसे बोलते हैं बहुत चलेगा, लेकिन आपको याद रखना कि उसमें मुख्य क्रिया होनी चाहिए, अपनी भाषा में याद रखना, मेन वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन वर्ब। अगर ट्रांजिटिव आपको नहीं समझ में आता ना, सकर्मक अकर्मक कुछ भी ऐसे नहीं, तो आप अपनी भाषा में समझो मेन वर्ब हो बस, चाहे कोई ना भी वर्ब हो, इससे मतलब अपनी भाषा। मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया है कि नहीं है ना? हाँ, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? आकार। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी होगी, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी वही हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यहाँ भी होगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो मुख्य क्रिया होगी उसका थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा? बी का। किसका प्रयोग हो जाएगा? बी का। तो बाई का बाट होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म बी का प्रयोग। और ये बी निकला कहां से मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे मुख्य क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगी तो वहां पे बी ही आएगा। क्या आएगा? बी, ठीक है। यदि थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ क्या आता? बीन आता। कभी अगर ऐसे मिल जाए वाक्य तो आप बना सकते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके बाद फिर बाई लगा के क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। जब देखो अगर लिखेंगे तो वही नियम आपको याद रखना जो हमने अभी आपको जस्ट यहाँ पे साइड पे बताया था, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा? मी। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और समझाते यहां से, ठीक है, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आ जाए इस तरीके से, मेनी गर्ल्स लॉफ या लॉफ्ड एट मी। तो देखिए कई लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया। अब इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे मुख्य क्रिया के साथ साथ देखो प्रीपोजिशन भी है ना। तो यहाँ पे लाफ मीन्स हंसना होता है, लाफेट का मतलब क्या होता है? मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। तो जिसको आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के नाम से, ठीक है, किस नाम से? फ्रेजल वर्ब के नाम से। यदि कक्षा 10 में आपने वर्ब वाले टॉपिक में ये देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको अपनी भाषा में आज समझाता हूं कि यदि किसी भी मुख्य क्रिया के साथ ऑलरेडी प्रीपोजिशन क्वेश्चन में दिया होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो उसी के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो उसी के साथ ही उसका पूर्ण रूप से हिंदी बनती है। जैसे लुक माने देखना, आफ्टर माने बाद में, तो क्या बाद में देखना हिंदी होती क्या? लुक आफ्टर माने देखभाल करना। तो इसका मतलब उसके आफ्टर के बिना लुक क्या है? अधूरा है ना, लुक है अधूरा है ना। चलिए तो अपनी भाषा में यह समझना है। तो करना क्या है, ये आपको करना है। मी आया, यहाँ पे आई, टेंस को समझते हुए वाज या वर हुआ, है ना। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, भाई पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड सब वही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लॉफ्ड एट पूरा इकट्ठा लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर इसको हम बाई लगा के लिख सकते हैं, मैनी गर्ल्स, ठीक है। सिर्फ ये एग्जाम्पल आपको यही बताने के लिए दिया गया, यदि किसी मुख्य क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय उसी के साथ लिखेंगे। अगर अलग कर देंगे तो उसका फिर अर्थ गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ विशेष एग्जाम्पल को और समझते हैं। जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, वो किस तरह के एग्जाम्पल है आपको बता दें कि बाई की जगह पे इन, टू, विथ है ना। ढेर ऐसे सारे प्रीपोजिशन हैं जिसका हम प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी बाई की जगह पे इन सारे शब्दों का भी प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन कब और कैसे समझिएगा। तो पहला रूल आपका ये कहता है कि यदि मुख्य क्रिया के रूप में सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस या डिस्प्लीज है ना, अलार्म्ड,
यदि ये सारे जैसे शब्द आते हैं मुख्य क्रिया के रूप में तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई की जगह पे हम ऐड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऐड का। चलिए समझते हैं। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनाने का तरीका वही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, तरीका वही है। तो मी का क्या हो गया? आई। टेंस के अनुसार देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते कि सरप्राइज या सरप्राइजिंग या सरप्राइज से, वो तो टेंस पे निर्धारित होता है कि वो किस तरीके का होगा, अर्थात किस फॉर्म में होगा। ठीक है, चलिए। नहीं, कभी कभी किताब हम दे देते ना कि सरप्राइज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, तो ये चीज मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको बता रहे हैं, आपके अंदर ऐसी कोई कंफ्यूजन ना बने तो आपको बता दें, ये सिंपल शब्द को समझना। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका वही है कि सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह पे, और टेंस के अनुसार देखिए डिसअपॉइंटेड यानी पास्ट इंडेफिनिट दर्शाता है, इसलिए वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हमने कहा टेबल को बेहतर रट लीजिए। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना, डिस अपॉइंटेड। यहाँ पे कोई भी फॉर्म हो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म करना है, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है इसका। यहाँ पे बाई लगा करके हिज फेलर लिख देंगे। यदि इसको नहीं पढ़ा तो बाई लगा के हिज फेलर लिख देंगे। तो याद रखना आपको क्या होता है कि ये सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज, अलार्म आदि जैसे शब्द यदि मुख्य क्रिया के रूप में आएंगे, किस रूप में? मुख्य क्रिया के रूप में यदि आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई की जगह पे ऐड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके अंदर कि उसकी असफलता मुझे क्या कर दिया? डिसअपॉइंट, निराश कर दिया। इसका मतलब उसकी असफलता से मैं निराश हो गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा एग्जाम्पल समझना। यहाँ पे हमने ये सबको थोड़ा थोड़ा करके बांट देते हैं, तब ज्यादा आपको बेहतर समझना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि यदि मुख्य क्रिया के रूप में नो या ऑब्लाइज शब्द आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई की जगह पे टू का प्रयोग कर देते। किसका प्रयोग? टू का। आइए चलिए बना के देखते हैं। बनाने का तरीका वही है, यह आएगा यहाँ पे मी का आई हो जाएगा। विल आप देख रहे हैं फ्यूचर को दर्शाता है, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट को दर्शाता है। हमने आपको क्या बताया, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल या फिर विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी। नहीं यकीन है तुरंत बाय करिए और देखिए आप टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्लाइज्ड। क्या हो जाएगा? ऑब्लाइज्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो अभी लिखे ना है पैसिव वॉइस, 102% वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होता। बाई हम ही का हिम लिखने जा रहे थे, लेकिन याद आया कि नहीं मुख्य क्रिया के रूप में नो और ऑब्लाइज होगा, तो बाई की जगह क्या लिखेंगे? टू का प्रयोग। बाकी बनाने का तरीका वही है, बाकी पैसिव वॉइस बनाने का तरीका वही है। ठीक है, जैसे बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस में, यदि आप ऐसे बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया कि यदि मुख्य क्रिया के रूप में, समझिएगा, यदि मुख्य क्रिया के रूप में प्लीज है ना, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, चार्म, थ्रॉन्ग, लाइन आदि जैसे शब्द आएंगे। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई की जगह पे विथ का प्रयोग करेंगे। बाई की जगह किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए बना के देखते हैं। हिम का क्या हो गया? ही हो गया। टेंस समझ रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे वाज हो गया। प्लीज का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, ये सेकंड फॉर्म में, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो प्लीज सेकंड और थर्ड एक ही होता है। बाई लगा के हम सब्जेक्ट लिखने जा रहे थे तो याद आया कि नहीं, अगर प्लीज शब्द, सेटिस्फाई शब्द, डिस्गस्ट शब्द, है ना, ये सारे शब्द आते हैं तो हम यहाँ क्या लगाएं? बाई लगाएं कि विथ है? विथ है। विथ है माई बिहेवियर। क्लियर। अब चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा रूल समझिए। यदि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में कॉन्टेन या इंटरेस्ट शब्द आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर इन का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका प्रयोग? इन का प्रयोग। तो चलिए यहाँ बनाने का तरीका वही है, ऑब्जेक्ट को लगे सब्जेक्ट जगह पे आई हो गया। ये इंटरेस्ट से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पैसिव वॉइस बनाते समय क्या बताते हैं? इज एम आर, तो आई के अनुसार आई एम हो गया। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म हम कर देंगे तो इंटरेस्टेड है। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड है। बाय दिस बुक लिखने जा रहे थे तब याद आया कि नहीं,
यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में कंटेंट या इंटरेस्ट शब्द आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई जगह क्या लिखेंगे? इन। बाई जगह क्या लिखेंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? इन दिस बुक। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। तो हमने आपको बारी बारी से जो जो वर्ड मुख्य क्रिया के रूप में आना है या आया करते हैं उनको हमने लिख करके शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज है, जब इसका हम एग्जाम्पल लें, जब बताएं, इसका पैसिव वॉइस बनाएं, तब हमने आपको ये डिटेल बताया कि ये किस तरीके से किया जाएगा। ये बात क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन ज्यादा ना समय लेकर एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, ध्यान देना, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा से हट के। यदि मान लो कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, दे से दैट द किंग इज कमिंग। ध्यान से समझना, यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट या फ्रेज की जगह पे, ऑब्जेक्ट या फ्रेज की जगह पे, है ना, ऑब्जेक्ट या फ्रेज की जगह कोई क्लॉज दिया हो, कोई क्या दिया हो? क्लॉज दिया हो, तो आपको हम बता दें यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरह दिया हो, आप पैसिव वॉइस बनाते समय इट, अब यहाँ पर टेंस के अनुसार ये हो जाएगा इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेड, ठीक है। जैसे अभी ठीक पहले एक हमने आपको एग्जांपल दिया था ना कि बिना ऑब्जेक्ट का कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे इट मान लेंगे, टेंस के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज एम आर होता है, यानी प्रेजेंट को दर्शाता है, इसलिए इज एम आर, है ना, और यहाँ पे सेड हो गया। क्या हो गया? सेड। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि यदि कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट की जगह पे या फ्रेज की जगह दिया तो हम इस सब्जेक्ट को बाय देम करके नहीं लिखते हैं, इस सब्जेक्ट को बाय देम करके क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके बाद क्लॉज यानी सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सीधा और सीधा क्लॉज वाले वाक्य को हूबहू उसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करना है, ठीक है। नहीं सोचो कि कंटिन्यूअस बदल दो इसको, इस बात को याद रखना, ठीक है। हो सकता है इस तरह का कोई आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाए तो ये आपके लिए सहायक हो सकता है, ठीक है। तो हमने आपको पूरी तरीके से इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास किया। यदि कोई त्रुटियां रह गई हो, यदि कोई ऐसे नियम रह गए हों जो छूट गया है, आपको नहीं पढ़ा पाए हैं, तो यदि उससे रिलेटिव कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके उसका आंसर हमसे ले सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका बेहतर लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।